अनबन तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच थी। फिर वेस्ट पाकिस्तान ने भारत पर हमला क्यों किया? 1 करोड़ लोग अपनी जान बचाने के लिए ईस्ट पाकिस्तान छोड़ के भारत में क्यों आने लगे? क्यों भारत ने ईस्ट पाकिस्तान की मदद की और ईस्ट पाकिस्तान को मदद करके बांग्लादेश बनाया? पाकिस्तान के ऑपरेशन सर्च लाइट में 30 लाख लोग मारे गए और 2 लाख से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। आवाज तो आजादी की उठी, लेकिन बदले में गोलियां मिली। भारत ने युद्ध के समय अमेरिका और चाइना से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका और चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया। भारत की सेना ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। आखिर क्यों पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग शुरू कर दी? इन सभी घटनाओं को शुरुआत से समझते हैं। 1947 में भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान की 56% आबादी ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी, जो बंगाली भाषा बोलती थी। वही वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो और अन्य भाषा बोलने वाले रहते थे। इसके साथ भारत से आने वाले कुछ मुसलमान भी थे जो उर्दू बोलते थे, और देश की आबादी में उनका हिस्सा केवल 3% था। ईस्ट पाकिस्तान के मुसलमानों को ये उम्मीद थी कि उनकी आबादी ज्यादा होने के कारण वो पाकिस्तान में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान गए कुछ मुस्लिम नेताओं ने देश की डोर अपने हाथों में ले ली और वो खुद को मुस्लिम आंदोलन के देवता समझते थे। उनका ये मानना था कि पाकिस्तान का भविष्य उनके विचारधारा से तय होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस विचारधारा से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि विभाजन से ही दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, राजनीतिक और भाषाएं अलग अलग थी। और उनका ये भी मानना था कि वेस्ट पाकिस्तान के लोग ना के बराबर बंगाली भाषा जानते हैं। इसलिए फरवरी 1948 में ईस्ट पाकिस्तान के एक सदस्य धीरेन्द्रनाथ दत्त ने पाकिस्तान की विधानसभा में ये बात रखी कि जनसंख्या के मामले में ईस्ट पाकिस्तान की संख्या ज्यादा है, इसलिए उर्दू भाषा के साथ बंगाली भाषा को भी मान्यता दी जाए, अर्थात बंगाली भाषा को भी स्वीकार किया जाए, क्योंकि बंगाली उनकी मातृभाषा है। लेकिन विधानसभा ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने धीरेन्द्रनाथ दत्त की बातों को अनसुना कर उसे नकार दिया। उस समय के पीएम लियाकत अली खान ये कहते हैं कि मुसलमानों की भाषा उर्दू है, इसलिए ये जरूरी है कि पाकिस्तान की अपनी एक कॉमन भाषा हो जो सिर्फ उर्दू हो सकती है। अगले महीने मार्च 1948 में पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद जिन्ना ईस्ट पाकिस्तान के ढाका में ये ऐलान करता है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू होगी, दूसरी और कोई भाषा नहीं। इस बात को सुनकर लोग और विद्यार्थी भड़क उठते हैं और भाषा विरोध आंदोलन चालू करते हैं। उनका यह मानना था कि वेस्ट पाकिस्तान के लोग हमारी बांग्ला संस्कृति को दबाना चाहते हैं। इस कारण लोगों में भाषा को लेकर गुस्सा आया। कुछ महीने बाद मोहम्मद जिन्ना की बीमारी के कारण मौत हो जाती है और 1951 के वक्त के पीएम लियाकत अली खान की हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद नाजिमुद्दीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं, लेकिन नाजिमुद्दीन भी बंगाली भाषा को नकार कर सिर्फ उर्दू को ही पाकिस्तान की भाषा के तौर पर आगे बढ़ाता है, जिसके कारण 21 फरवरी 1952 में ईस्ट पाकिस्तान के ढाका में कई लोग इसका विरोध करने की एक योजना बनाते हैं। ईस्ट पाकिस्तान की इस योजना को दबाने के लिए पाकिस्तानी सरकार ढाका में धारा 144 लागू कर देती है, जिसके कारण सभी तरह की सभा, बैठक और जुलूसों पर रोक लग जाता है। लेकिन उसी शाम कुछ नेता और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में ये कहते हैं कि धारा 144 का जवाब कैसे दिया जाए, आंदोलन चालू रखे या फिर बंद कर दे। तब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ये कहते हैं कि धारा 144 होने के बावजूद हमें अपनी बंगाली भाषा के लिए आंदोलन करना चाहिए। अगले दिन ढाका शहर के 1000 विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में जमा होते हैं और वही की विधानसभा के सामने जुलूस निकालते हैं। ये सब देखकर पुलिस और सैनिक भीड़ पर हमला करते हैं, उन्हें लाठी से मारते हैं, उन पर टीयर गैस छोड़ते हैं। इतना नहीं, पुलिस और सैनिक उस दिन विद्यार्थियों पे गोलियां भी चलाते हैं, जिसके कारण 5 से 6 विद्यार्थियों की गोली लगने से मौत हो जाती है। पुलिस और सैनिक के ऐसे व्यवहार से इस घटना में कई लोग घायल हुए और कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। विद्यार्थियों की मौत की खबर पूरे ढाका में तेजी से फैल जाती है और लोग ज्यादा भड़क उठते हैं, जिससे हड़ताल तेजी से बढ़ जाता है। अगली सुबह पुलिस द्वारा मारे गए विद्यार्थियों के लिए वही के कुछ लोग शोक जुलूस निकालते हैं, लेकिन पुलिस उस दिन भी लोगों को धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लेती है। इतना ही नहीं, पुलिस ने उस दिन भी कई लोगों को जान से मार डाला, जिसके कारण ढाका में हिंसा और हालात और खराब हो गए और इस आंदोलन में कई लोग और नेता शामिल हो गए। इस भाषा आंदोलन का पाकिस्तान की राजनीति पे बहुत बुरा असर पड़ा, जिसके चलते बंगालियों की जीत हुई और 21 फरवरी 1956 को पाकिस्तान की विधानसभा में उर्दू के साथ बंगाली भाषा को भी मान्यता दी गई और इस आंदोलन ने एक जीत हासिल की। लेकिन ये लड़ाई यही रुकने वाली नहीं होती है। आगे जाके ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के लोग बहुत बड़े मोड़ पे आने वाले होते हैं, जिसका किसी को अंदाजा नहीं होता। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला संविधान बनता है और उस संविधान में ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का एक ही भवन होगा, जिसे राष्ट्रीय सभा कहा जाएगा और जिसमें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच समानताएं रखी जाएगी। इस संविधान ने सभी को अधिकार और सामान्य योग्यताएं दी। उसके साथ उर्दू और बंगाली को राष्ट्रीय भाषा बनाया। लेकिन संविधान बनने के 2 साल बाद ही पाकिस्तान में सत्ता बदलती है और पाकिस्तान सेना के प्रमुख आयुब खान राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा को अपने पद से हटाकर खुद को राष्ट्रपति घोषित करता है। इतना ही नहीं, आयुब खान ने लोकतंत्र का साथ देने वाले सभी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू की, जिससे वहाँ का लोकतंत्र खत्म हो गया। आयुब खान ने वेस्ट पाकिस्तान में व्यवसाय, कृषि विकास पे ज्यादा जोर दिया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को वैसे ही अपने हालातों पे छोड़ दिया। आयुब खान ने पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल सेना के हाथ में दे दिया था, जिससे वहाँ का लोकतंत्र पूरा खत्म हो गया। लेकिन लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए आयुब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम बनाया, जिससे लोग उस पर विश्वास करे और कोई भी उसके खिलाफ ना जा पाए। इस बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम में उसने कई षड्यंत्र रचे। 1960 में राष्ट्रपति पद को कायम रखने के लिए आयुब खान ने 80,000 यूनियन काउंसिल सदस्यों से वोट कराया।
आए, जिसका जवाब हाँ या ना में देना था। लगभग 95% सदस्यों ने जवाब हाँ में दिया कि आयूब खान को राष्ट्रपति के पद के लिए कायम रहना चाहिए, जिससे आयूब खान ने यह दावा किया कि जनता अथवा लोगों ने मुझे राष्ट्रपति के तौर पर चुना है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ये चुनाव नहीं था, बल्कि 80,000 चुने हुए लोग थे जो आयूब खान के हित में वोट कर सके। मतलब कि पूरा सिस्टम ही आयूब खान के कंट्रोल में था। जनता को सिर्फ ये दिखाना था कि देश में लोकतंत्र जिंदा है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम था जिससे ऊपर ऊपर लोकतंत्र दिखाई दे और पावर सत्ता में रहे, सेना के हाथों में रहे। 1962 में आयूब खान फिर से पाकिस्तान में एक नया संविधान लागू करता है, जिसमें वो ईस्ट पाकिस्तान में स्थित ढाका को पाकिस्तान की दूसरी राजधानी घोषित करता है, जिसमें वो कई बातें बोलता है, जैसे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में अलग अलग गवर्नर रहेगा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अलग अलग काम करने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन यह सब सिर्फ कहने की बातें थी। आयूब खान ने वेस्ट पाकिस्तान में कराची, लाहौर, रावलपिंडी जैसे इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिया और इनका विकास किया, जहाँ दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान में सड़क, बिजली, व्यापार, शिक्षा जैसी चीजों पे भारी कमी आई। मतलब कि पूरे पाकिस्तान का 70% पैसा सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान पे खर्च हो रहा था। इन सब घटनाओं को देखकर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में निराशा और आक्रोश पैदा हुआ, जिसके कारण अवामी लीग के अध्यक्ष शेख मुजीबुर रहमान ने लाहौर में 6 सूत्री मांगे रखी। पहली, ईस्ट पाकिस्तान अपना निर्णय खुद ले। दूसरी, उनकी खुद की एक अलग करेंसी हो। तीसरी, टैक्स और व्यापार पर ईस्ट पाकिस्तान का खुद का नियंत्रण हो। चौथी, विदेशी व्यापार पर भी नियंत्रण हो। पांचवी, ईस्ट पाकिस्तान की अलग आर्मी हो। और लास्ट, अपनी सरकार और संविधान बनाने का भी अधिकार हो। मुजीब की इस मांगों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के मन में एक आशा जगाई और लोगों ने मुजीब को अपने समर्थन के तौर पर आगे किया। उसके बाद 1966 को मुजीब को अवामी लीग का मेन अध्यक्ष चुना गया, लेकिन पाकिस्तान को कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तान सेना ने मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया। पाकिस्तानी सेना ने मुजीब पर कई गुने दाखिल किए और कई मुकदमे भी चलाए। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को जैसे ही ये खबर मिलती है कि उनके तरफ से लड़ने वाले नेता के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया है, तब वहाँ के लोग मुजीब की रिहाई के लिए हड़ताल करते हैं। और इस हड़ताल ने देखते ही देखते पूरे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को एक साथ लाया। इन सब लोगों ने मिलकर पाकिस्तानी सरकार के सामने आवाजें उठाई। इस उठते आवाज के सामने पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए और 22 फरवरी 1969 को मुजीब पर लगाए गए सभी आरोपों को हटाकर पाकिस्तानी सेना को मुजीब को बिना किसी शर्त के रिहा करना पड़ा। इन सब घटनाओं को देखकर आयूब खान 1969 में ये घोषणा करता है कि वो इस बार 1970 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाग नहीं लेगा और 25 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे देता है। इस्तीफा देने के बाद आयूब खान पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष याना खान के हाथों में सत्ता सौंपता है और ये कहता है कि शेख मुजीबुर रहमान के प्रस्ताव को केंद्र सरकार और सेना से खत्म कर देगा। इतना कहकर आयूब खान याना खान के हाथों में सत्ता सौंप देता है। याना खान पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन याना खान भी राष्ट्रपति बनने के बाद पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ जारी रखता है। याना खान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच शांति और सामान्यता बनाए रखने के लिए पूरे पाकिस्तान में चुनाव करवाता है और इस चुनाव के साथ देश में नया संविधान भी लागू किया जाएगा, ये बयान देता है। 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में चुनाव किए जाते हैं, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से अवामी लीग के अध्यक्ष शेख मुजीबुर रहमान खड़े रहते हैं और वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो खड़े रहते हैं। इन दोनों पार्टियों के परिणाम अलग अलग निकलते हैं। शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग के लीडर 169 सीटों में से 167 सीटें हासिल करते हैं और 300 सदस्य नेशनल असेंबली में 150 सीटों से आगे निकल जाते हैं, जिससे उनको अपनी सरकार बनाने का अधिकार मिलता है और शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बनने के योग्य होते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर 138 सीटों में से सिर्फ 81 सीटें हासिल कर पाते हैं। इन दोनों पार्टियों में एक बात खास होती है कि ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी वेस्ट पाकिस्तान में जीत नहीं पाती और वेस्ट पाकिस्तान की पार्टी ईस्ट पाकिस्तान में जीत नहीं पाती। चुनावों के परिणाम के मुताबिक ईस्ट पाकिस्तान के लीडर शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बनने के योग्य होते, लेकिन उद्घाटन सभा की कभी बैठक ही नहीं हुई। याना खान और भुट्टो ने मुजीब को प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और भुट्टो ने यह भी कहा कि अगर मुजीब को सत्ता दी तो वो संसद का बहिष्कार कर देगा। मतलब कि इन दोनों ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के लोकतंत्र को पूरी तरह कुचल दिया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को और नेताओं को यह समझ आ चुका था कि अब पाकिस्तान में उनका कोई भविष्य नहीं है। 3 मार्च 1971 को नेशनल असेंबली की एक बैठक होने वाली थी। उस बैठक को भी याना खान ने रोक दिया। बंगालियों के साथ खेली जा रही ये राजनीति एक नया मोड़ लेती है, जिससे पूरे ईस्ट पाकिस्तान में बगावत शुरू हो जाती है। लोगों और नेताओं ने इस हो रहे अन्याय का विरोध किया, जिससे देखते ही देखते पूरे ईस्ट पाकिस्तान के लोग इस बगावत में शामिल हो गए। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान एक मैदान में 10 लाख लोगों के बीच ये कहता है कि हमने 1952 में खून दिया, हमारी संस्कृति को दबाया गया, हमें नीचा दिखाया गया, हमसे हमारी आजादी छीनी गई और आज जब देश को चलाने की लगाम देने की बारी आई तो वेस्ट पाकिस्तान वाले अपनी बात से मुकर गए। इस बार का संघर्ष हमारी आजादी का संघर्ष है। मुजीब की यह घोषणा ईस्ट पाकिस्तान की आजादी की घोषणा थी। इस भाषण ने ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों के मन में सम्मान बढ़ा दिया, लेकिन यह भाषण वेस्ट पाकिस्तानियों को रास नहीं आया। उनको लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ईस्ट पाकिस्तान हाथ से निकल जाएगा। इसलिए 25 मार्च 1971 को याना खान ने अवामी लीग पर रोक लगा दी और पाकिस्तानी सेना को यह आदेश दिया कि मुजीब और बंगाली नेताओं को गिरफ्तार कर लो। पाकिस्तानी सेना उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में एक ऑपरेशन शुरू करती है, जिसका नाम ऑपरेशन सर्च लाइट रखा जाता है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना सबसे पहले मुजीब को गिरफ्तार कर लेती है और आधी रात को ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान ले जाती है। लेकिन गिरफ्तार होने से ठीक पहले मुजीब अपने लोगों के लिए ईस्ट पाकिस्तान के रेडियो
रेडियो पर एक मैसेज छोड़ता है कि ये मेरा आखिरी संदेश हो सकता है, आज से बांग्लादेश आजाद है। मैं बांग्लादेश के लोगों से यह अपील करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो, जो कुछ भी आपके पास है उसका उपयोग करो और इस कब्जे की सेना का अंत तक विरोध करो। आपका संघर्ष तब तक जारी रहना चाहिए जब तक पाकिस्तानी सेना का आखिरी सिपाही बांग्लादेश की धरती से निकाला नहीं जाता और हमें अंतिम विजय प्राप्त नहीं हो जाती। मुजिब के इस मैसेज को 27 मार्च को ईस्ट बंगाल के रेजिमेंट मेजर ने रेडियो पे टेलीग्राफ की मदद से लोगों तक पहुंचाया कि मैं मेजर जियाउर शेख मुजीबुर रहमान की ओर से आज से बांग्लादेश आजाद है ये घोषणा करता हूँ। जैसे ही मुजिब का ये मैसेज लोगों को मिला, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने बगावत शुरू कर दी। कई बंगाली लोग और विद्यार्थियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ पत्थर, लाठी और हथियारों से लड़ाई शुरू कर दी। लोगों ने सरकारी बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन और कई पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पे हमला किया। ये बगावत इतना बड़ा मोड़ लेती है कि पाकिस्तानी सेना कई लोगों पे गोलियां चला के उन्हें जान से मार देती है और खास करके पाकिस्तानी सेना ने बंगाली मुसलमानों को अपना निशाना बनाया क्योंकि उनका मानना था कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को हिंदुओं ने बगावत के लिए उकसाया है। लगभग ईस्ट पाकिस्तान में यह हालात 9 महीने तक चलते हैं और इस 9 महीने में पाकिस्तानी सेना ईस्ट पाकिस्तान के 30 लाख लोगों को जान से मार देती है और 2 लाख से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। इन सब हालातों को देखकर ईस्ट पाकिस्तान वाले अपनी जान बचाने के लिए ईस्ट पाकिस्तान छोड़ के भारत में आने लगते हैं। लगभग 1 करोड़ लोग अपनी जान बचाने के हेतु से ईस्ट पाकिस्तान छोड़ के भारत में आ गए। भारत ने उस वक्त अचानक आए 1 करोड़ लोगों को मदद के रूप में सहारा दिया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए भारत की सीमाएं खोल दी। लेकिन 1 करोड़ लोगों को सहारा देने की वजह से भारत पर जबरदस्त आर्थिक संकट आन पड़ा। भारत ने सभी लोगों के लिए रिफ्यूजी कैंप बनवाए, खाना पीना, कपड़ा और दवाइयों का भी इंतजाम किया। भारत ने सभी लोगों को हर तरह की मदद की। इस आपातकालीन घड़ी में भारत ने अमेरिका और चाइना से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भारत की कोई मदद नहीं की, बल्कि अमेरिका और चाइना ने पाकिस्तान का समर्थन किया। इन सब हालातों को देखकर इंदिरा गांधी 27 मार्च को यह डिसाइड करती है कि 1 करोड़ लोगों को सहारा देने से अच्छा है पाकिस्तान के साथ युद्ध किया जाए, जिससे भारत में अचानक आए 1 करोड़ लोग अपने वतन वापस जा पाए। ईस्ट पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस पाकिस्तान के तानाशाह को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इंदिरा गांधी ने उन लोगों का साथ दिया और उनको युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के साथ उनको हथियार भी दिए और उनको युद्ध की रणनीति भी सिखाई, जिसे मुक्ति बाहिनी नाम दिया गया। अप्रैल 1971 के अंत में इंदिरा गांधी भारतीय सेना के जनरल सैम मैनेक्शॉ से पूछती है कि वो पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। तब जनरल सैम मैनेक्शॉ इंदिरा गांधी से ये कहता है कि अप्रैल के बाद दक्षिण एशिया में बारिश का मौसम आता है और इस मौसम में पाकिस्तान का मैदान दलदल में बदल जाता है और सेना भी अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। ऐसे मौसम में सेना का युद्ध जितना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे मौसम में हमारे सैनिक और वायुसेना भी रुक सकती है। इसलिए इस वक्त हम युद्ध कैसे जीता जाए इसके लिए रणनीति बनाते हैं और हमारे जवानों को भी ट्रेनिंग करने का समय मिल जाएगा। इसके साथ सैम मैनेक्शॉ ये भी कहते हैं कि आप मेरी इन बातों से सहमत हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इस्तीफा देना चाहूंगा क्योंकि आप जल्दबाजी में युद्ध लड़ने के लिए कह रहे हो, लेकिन आप मेरी कई बातों को मानोगे तो मैं इस युद्ध को जीतने की आपको गारंटी देता हूँ। इंदिरा गांधी उस वक्त ये कहती है कि इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम युद्ध के लिए तैयारी करो और जब तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाए तब मुझे बता देना। भारत का ईस्ट पाकिस्तान को मदद करना पाकिस्तान को ठीक नहीं लगा। उनको लग रहा था कि भारत पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में दखल दे रहा है और बांग्लादेश के लोगों को हमारे खिलाफ करके पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है। इन सब घटनाओं को देखकर पाकिस्तानी सेना और लोगों में भारत के खिलाफ गुस्सा पैदा हुआ। सितंबर 1971 में वेस्ट पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में लोग गाड़ियों के पीछे भारत को कुछ लोग ऐसे बैनर लगाने लगे। इस बैनर द्वारा दी गई खबर पूरे वेस्ट पाकिस्तान में तेजी से फैल गई। कई लोग बैनर के पीछे शेख मुजीबुर रहमान इस गद्दार को फांसी दो ये भी लिखने लगे। अक्टूबर से नवंबर के बीच भारतीय सेना मुक्ति बाहिनी को लेकर पाकिस्तान में घुसना शुरू करती है और पाकिस्तानी सेना पर दबाव बनाना चालू करती है। मुक्ति बाहिनी भारतीय सेना की मदद से पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला करती है। दोनों मिलकर कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना का सप्लाई लाइन काट देती है। भारतीय सेना भी ईस्ट पाकिस्तान में मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल जैसी सीमाओं के अंदर घुसती है। भारतीय सेना पाकिस्तान के कई चौकियों पे अपना कब्जा कर लेती है, मतलब युद्ध से पहले ही दुश्मन की स्थिति को कमजोर कर देती है। भारतीय सेना की ऐसी रणनीति से पाकिस्तान और याना खान को डर था कि इस तरह तो भारत पूरे ईस्ट पाकिस्तान पे हमला कर देगा। इसलिए याना खान 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करता है और ये कहता है कि भारतीय सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में रावलपिंडी और गांवों पे चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया है। ईस्ट पाकिस्तान की सीमाओं पर लड़ाइयां हो रही है, इसलिए भारत के खिलाफ अब युद्ध के लिए तैयार रहो। याना खान की इस घोषणा से पूरे पाकिस्तान में वातावरण बन गया और युद्ध की तैयारियां तेज होने लगी। पाकिस्तानी अखबारों में भारत के खिलाफ नारेबाजी बढ़ने लगी और 3 दिसंबर 1971 को शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने अचानक भारत के श्रीनगर, जोधपुर, पठानकोट, आगरा जैसे भारत के 11 ठिकानों पे हमला कर दिया, जिसे पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन चंगेज खान नाम दिया। हालांकि इस हमले से ज्यादा किसी की जान हानि नहीं हुई, लेकिन भारत की वायुसेना के रनवे की हालत खराब हो गई। लेकिन भारतीय वायुसेना ने एक ही रात में उन सभी रनवे को ठीक कर दिया, जिससे भारत के फाइटर प्लेन युद्ध के लिए उड़ान भर सके। पाकिस्तानी वायुसेना ने जानबूझकर भारत के रनवे पर हमला किया था, क्योंकि पाकिस्तान भारत के वायुसेना को कमजोर और जमीन पर ही खत्म करना चाहता था। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करके युद्ध को जन्म दे दिया था। भारत की ओर से उस रात इंदिरा गांधी पूरे देश को रेडियो पर यह मैसेज देती है कि भारत पर पाकिस्तान ने हवाई हमला किया है। उसके बाद इंदिरा गांधी भारतीय सेना को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करने की घोषणा कर देती है। घोषणा मिलती भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब देना चालू करती है और पाकिस्तान के कई शहरों पर हवाई हमला करती है। भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ आसमान से ही नहीं बल्कि समुद्र और जमीनी से भी हमला करना चालू करती है। भारतीय सेना का मेन लक्ष्य
लक्ष्य वेस्ट पाकिस्तान की सेना को रोककर रखना और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ढाका पर कब्जा हासिल करना था, जिससे पाकिस्तानी सेना को घुटने पे लाया जाए। भारत ने वेस्ट में पाकिस्तानी एयर बेसेस पे हमला किया, जिससे पाकिस्तान युद्ध के लिए उड़ान न भर सके। ईस्ट पाकिस्तान में भी भारत जमीनी घुसपैठ के साथ आगे बढ़ी, जिससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ, जिससे कुछ ही समय में भारतीय सेना ने ईस्ट पाकिस्तान के कई प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। भारत की नौसेना ने भी पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर जबरदस्त हमला किया, क्योंकि भारत पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहता था, जिससे पाकिस्तान दोबारा युद्ध के लिए खड़ा ना हो पाए। भारत की नौसेना ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्राइटन नाम दिया। भारत के ट्राइटन मिशन ने पाकिस्तानी नौसेना के तेल के जहाज, टैंकर और उनके पूरे गोदाम को तबाह कर दिया, जिससे कराची बंदरगाह पूरी तरह राख हो चुका था। इस कराची बंदरगाह की आग कई दिनों तक जलती रही। ऑपरेशन ट्राइटन के बाद भारतीय नौसेना कराची में फिर से एक ऑपरेशन चालू करती है, जिसे ऑपरेशन पाइथन नाम दिया जाता है। इस ऑपरेशन में भारत ने कराची के बचे कुचे सभी जगह को नष्ट कर दिया, जिससे कराची से पाकिस्तान का तेल और सामान लाना ले जाना बंद हो गया। भारत ने वेस्ट पाकिस्तान को पूरी तरह अपने घुटने पे आने के लिए मजबूर कर दिया था। इधर ईस्ट पाकिस्तान में भारतीय नौसेना मुक्ति बाहिनी के साथ त्रिपुरा की तरफ बढ़ी और पाकिस्तान के कई ठिकानों पे हमला किया। भारतीय नौसेना ने ईस्ट पाकिस्तान में तीनों दिशा से जमीनी हमला किया, जिससे अंत में ढाका की ओर हमले के लिए बढ़े। वेस्ट पाकिस्तान में भारत ने पाकिस्तानी सेना को पंजाब, कश्मीर और राजस्थान जैसे इलाकों से पाकिस्तानी सेना को पीछे ढकेल दिया। भारतीय सेना को सबसे ज्यादा मुश्किल राजस्थान के लोंगेवाला लड़ाई में हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना रात को 45 टैंक और 2000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ रही थी। उस वक्त पाकिस्तान के 2000 सैनिकों के सामने भारत के केवल 120 सैनिक वहां मौजूद थे, जिनको मेजर कुलदीप सिंह लीड कर रहे थे। भारत की तरफ से लोंगेवाले में कुलदीप सिंह और 120 जवान पूरी रात पाकिस्तानी सेना के सामने फायरिंग करते और उन्हें सुबह होने तक रोक कर रखते। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना राजस्थान के लोंगेवाला आकर पाकिस्तान के सभी टैंकों को तबाह कर देती है, जिससे भारत को राजस्थान के लोंगेवाले में जीत मिलती है। याना खान पाकिस्तानी सेना को हारता देख अमेरिका और चाइना से मदद मांगता है। अमेरिका और चाइना ये दोनों देश पाकिस्तान को मदद के रूप में भारत के खिलाफ युद्ध में अपने जहाज भेजता है, लेकिन भारत ने युद्ध से पहले ही 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ एक दोस्ती संधि पे साइन किए थे, जिससे सोवियत संघ भारत की ओर से अमेरिका और चाइना के खिलाफ युद्ध में अपने जहाज भेजता है। सोवियत की जहाजों को देखकर अमेरिका और चाइना के जहाज पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के सभी ठिकानों और ढाका पर अपना कब्जा कर लिया था और पाकिस्तानी सेना को अपने हथियार नीचे डालने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे अंत में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को समर्पण करने के लिए कहा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था, जिसमें उनका जनरल कमांडर भी शामिल था। भारतीय सेना की ओर से नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा ने ईस्ट पाकिस्तानी सेना के कमांडर जनरल ए.के. नियाजी को सरेंडर पत्र पे साइन करने को कहा। उस वक्त पाकिस्तानी जनरल कमांडर ने सरेंडर पत्र पे साइन कर दिया और भारत पाकिस्तान का ये युद्ध खत्म हुआ। भारत की मदद से युद्ध खत्म होने के बाद ईस्ट पाकिस्तान एक आजाद देश बना और बांग्लादेश के नाम से चुना गया। 8 जनवरी 1972 को शेख मुजीबुर रहमान को वेस्ट पाकिस्तान से रिहा करना पड़ा। बंदी बनाए गए 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने शिमला समझौते पर रिहा कर दिया, जिससे वो अपने घर वापस जा पाए।